तो फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। घटना चक्र के भारत का मध्यकालीन इतिहास की सीरीज चल रही है। इसके पहले एंशिएंट हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज खत्म हो चुकी है। आप उसको प्ले लिस्ट में जाके फ्रेंड्स देख सकते हो। ये चल रहा है भारत का मध्यकालीन इतिहास। इस मध्यकालीन इतिहास में आज के वीडियोस में, आज के लेक्चर में जो होगा, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन होगा। इस दिल्ली सल्तनत का प्रशासन में कैसे कौन क्या करता था, कैसे क्या होता था, सारी चीजें समझाएंगे। पूरी दिल्ली सल्तनत का प्रशासन काल में पीवाईक्यू के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको। पहला ही क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे फ्रेंड्स, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत का शासन वास्तव में इस्लामी नहीं माना जाता, क्योंकि अधिकार आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। इसलिए इतिहासकार, क्वेश्चन को फिर से समझो फ्रेंड्स, आईएएस के प्री 2012 में हुआ। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर सुल्तान किस वर्ग के थे? तो फ्रेंड्स, वो थे तुर्क वर्ग के थे। ठीक है फ्रेंड्स, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सुल्तान काल में प्राय भी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की अमीरों की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य एवं निर्बल अल्पवयस्क होता था। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। आइए इसके प्री 2019 में, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एलिमिनेट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, अगर आपको एलिमिनेट करने की ट्रिक आती है तब। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली प्रभावी को आमिल कहा जाता था। ये बिल्कुल फ्रेंड्स ठीक बात है, अगर ये पता है तो आपको ठीक है। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। नहीं, गलत बात है ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। अब फ्रेंड्स, जिसमें 2 आया है वो ऑप्शन कट जाएगा। अब या तो 1 होगा या 3 होगा। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासन काल में अस्तित्व में आया? बिल्कुल नहीं। इसलिए अब इसका आंसर निकल कर आया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो दिल्ली सल्तनत के राजस्व एवं प्रशासन में प्रत्येक परागना बोलते हैं फ्रेंड्स, ग्रामों का समूह, एक आमिल या अमल गुजार की नियुक्ति की जाती थी, जो परगने के राजस्व में संग्रह का कार्य करता था। इक्ता प्रणाली प्राचीन देसी संस्था के दौरान होकर अब मौलिक प्रणाली थी, जिसका उद्भव पश्चिमी एशिया। इसे सुल्तानों में इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था और मीर बख्शी एवं प्रमुख मनसबदारों का मुगल काल का पद, न कि सल्तनत काल के सैन्य विभागों में प्रमुख दीवाने आरिज कहलाता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट इक्ता व्यवस्था नहीं है? तो इक्ता व्यवस्था फ्रेंड्स, इनमें से जो है ये है, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। भारत के सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया। इक्ता व्यवस्था के तहत धारक को इक्ता या मुक्ति, उसके भू क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि राजस्व की मुक्ति अपने सैन्य प्रशासनिक व्यय को पूरे करता था। उसे राजस्व सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। खालिसा से भूमि प्राप्त आय का सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तुसी निजाम उल मुल्क फारसी सियासतनामा प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का विवरण मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अब आता हमारा 5। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार दृष्टि से आरोही क्रम में सेट कीजिए? तो फ्रेंड्स, इनको सेट करना है। पहले परागना, ग्रामों का समूह, फिर सरकार आएगा, फिर सूबा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य सूबा यानी प्रांत बड़ा होता था, स्टेट लेवल पे होता था और उस प्रांत में बांटा गया था। सूबेदार, सूबे का शासन प्रमुख अधिकारी होता था। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे में अनेक इकाइयों में बटा हुआ था। अनेक इकाइयों को सरकार कहा जाता था।
प्रत्येक सरकार में प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। प्रत्येक सरकार में एक परगना या महल में विभाजित किया गया था। यहाँ प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। परगना के अंतर्गत गांव होते थे जिन्हें मावदा या दीही कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी बस्तियां होती थी जिन्हें नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासन काल में परगना तथा सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहते थे, जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। मध्यकालीन भारत में आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में पहले परगना, सरकार और सूबा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? वो की थी फ्रेंड्स बलबन ने, दीवान ए अर्ज विभाग। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवान ए अर्ज की स्थापना की। सर्वप्रथम बलबन ने ही तत्पर सेना रखने की शुरुआत की और बलबन ने इमादुद्दौला दीवान ए आरिज नियुक्त किया। उसे रावत ए अर्ज की उपाधि धारण की और इसमें आरिज विभाग मुख्य कार्य सैन्य भर्ती में सेना के अस्त्र सज्जित करना, वेतन का विवरण आदि था। निम्नलिखित युग्मों को आपस में इनमें मिलाना है। दीवान ए मुस्तखराज किसने कौन लाया? दीवान ए अमीर को ही कौन लाया? इसमें से बताना है, एक सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित है। दीवान ए रियासत बलबन नहीं लाया था, इसको फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी लाया था, इसलिए ये गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अब चलते 7 की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? तो फ्रेंड्स वो सही जो है इनमें से सिर्फ एक है, दीवान ए बंदगान। ये फिरोज शाह तुगलक लाया था। दीवान ए बंदगान विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया था। विभाग दासों की देखरेख में फिरोज दासों की संख्या अभूतपूर्व हुई थी। हफीक के लेखा अनुसार प्रांतों में दासों की संख्या बढ़ाकर 80,000 हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए एक नए विभाग दीवान ए मुस्तखराज की व्यवस्था की। मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों को करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग की स्थापना की और दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। सल्तनत काल में दीवान ए अमीर को ही विभाग किससे संबंधित था? वो कृषि से संबंधित था। दीवान ए अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए उन्नत नया विभाग बनाया था, जिसमें दीवान ए अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। निम्नलिखित शासकों में से दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ दीवान ए अर्ज है, दीवान ए रिसालत है, दीवान ए इंसा है, दीवान ए वजारत है। तो फ्रेंड्स दीवान ए इंसा जो मिलेगा, दीवान ए अर्ज जो मिलेगा, दीवान ए अर्ज मिलेगा सेना विभाग से होगा ये फ्रेंड्स। इसमें सीधा सीधा मैं बता देता हूँ, दीवान ए अर्ज सेना विभाग है और दीवान ए रिसालत धार्मिक मामलों से संबंधित है। दीवान ए इंशा सरकारी पत्र व्यवहार से और दीवान ए वजारत वित्तीय विभाग से। ठीक है फ्रेंड्स, दीवान ए अर्ज विभाग जो था वो सेना विभाग से संबंधित था। किससे? सेना विभाग से। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष पर हुआ था? तो फ्रेंड्स वो हुआ था तुगलक के वंश के टाइम पे। विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसमें इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया था, मुस्लिम सम्राटों एवं अधीन मंत्री परिषद के लिए नाम व्यवहार के लिए लाए गए थे, उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। और विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। महमूद गजनवी ने राज्य में अब्बास फजल अहमद प्रधान वजीर को, जो शासन व्यवस्था में चलाने में निपुण थे, उन्हें प्रधानमंत्री वजीर कहलाया और वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग का एक प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान व्यवस्था, दान, सैनिक आदि की देखभाल करता था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अब आता हमारा 14।
मध्यकालीन सरकार में एक समग्र संरचना थी। तो मध्यकालीन समग्र सरकार में जो संरचना थी फ्रेंड्स वो थी फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। निम्न में से कौन सा भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? तो फ्रेंड्स वो जो है इनमें से लगने वाला जो है 1, 2, 3, 4 सारे कर जो है भूमि पर लगते हैं। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इक्ता व्यवस्था की थी फ्रेंड्स ये इल्तुतमिश ने। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था तथा यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिकों के अधिकारों को प्रदान किया जाता था, किंतु इस भूभाग भाग के मालिक नहीं होते थे, केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था, वो होता था फ्रेंड चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था, चौधरी होता था। ठीक है फ्रेंड। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। इस प्रकार कर्मचारियों का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क न था, बल्कि वे वंशानुगत और परंपरा से चले आ रहे गांव एवं जिले अधिकारियों के संपर्क रखते थे और किसानों से लगान वसूल कर उन्हें देते थे। मुक्ति और वली के कार्यों की देखभाल के लिए सुल्तान ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करता था। सर्व कर कब लगाया जाता था? वो लगाया जाता था फ्रेंड्स सिंचाई पर। याद रखना, फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी। खराज, जजिया और खम्स और जकात धार्मिक नियमों के विद्वानों के परामर्श कर उसने खेतों की उपज एवं 10% सिंचाई कर लगाया, जिसमें फिरोज शाह तुगलक ने 28 कष्टदायक करों को समाप्त किया। जवाबित से संबंधित थे वो था फ्रेंड्स राज्य कानून। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली जो संबंध राज्य कानून से है। हदीस है एक प्रकार का इस्लामिक कानून। हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोतों में कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर फिर आता हमारा 21। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता है। फवाजिल का अर्थ होता है फ्रेंड्स इक्तादारों के एवं सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। क्वेश्चन नंबर फिर आता है फ्रेंड्स 22। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। नंबर 1 तो इसमें तो था फ्रेंड्स 2 और 4 जीतल और टांका इस टाइम की मुद्रा थी। सल्तनत कालीन की प्रमुख मुद्राएं जीतल एवं टाका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए और मुद्रा प्रणाली में योगदान दिया। दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। ससगनी भी चांदी का सिक्का था और टाका एवं जीतल का अनुपात 1:48 था। निम्नलिखित में से किसने टाका नामक चांदी का सिक्का चलाया? वो चलवाया इल्तुतमिश ने। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टाका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? इल्तुतमिश था। सल्तनत काल के टाके और ससगनी जीतल किन धातुओं के थे? वो थे फ्रेंड चांदी और तांबा। क्वेश्चन नंबर हमारा आता लास्ट इसका, किसके द्वारा सिक्कों में बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? वो हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह जो टाइम पीरियड है इनका 1242 से 1246 तक है और अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम थे जो 1242 से
1258 तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुंतसिर का नाम उल्लिखित था, जो 1226 से 1242 तक खलीफा रहे। तो फ्रेंड्स, ये हमने किया दिल्ली सल्तनत की कानून व्यवस्था या शासन व्यवस्था कैसे क्या होता था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।